हेलो नमस्कार। कक्षा 10 के सभी भैयाओं का आज की अपनी क्लास में सैनिक स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज की अपनी क्लास रहेगी प्रिय भैयाओं नरेशन। नरेशन को स्पीच भी नाम से बोला जाता है। किस नाम से? स्पीच। नरेशन नरेट नामक वर्ब से बना है। नरेट दैट मींस इसका मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, तो स्पीच को ही नरेशन बोलते हैं, नरेशन को स्पीच बोलते हैं। ये दोनों अपने आप में सिमिलर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नरेशन के कितने प्रकार है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्पीचेज इन इंग्लिश? तो देयर आर टू काइंड्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन के कितने प्रकार है? दो। वैसे स्पीच को या नरेशन को बोलते हैं अपन लोग कथन। ठीक है, अब नरेशन के दो प्रकार है। तो पहला है हमारा डायरेक्ट स्पीच। जब इसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं तो हिंदी में बोलते हैं इसे प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन। अब ये क्या होता है? देखो डायरेक्ट, जैसे हमको पता चल रहा है अक्षर से ही डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब होता है सीधा। सीधा मतलब आमने सामने, प्रत्यक्ष। तो इसकी परिभाषा बनेगी आमने सामने स्पीकर द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों या जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करना। जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करना। ये क्या थोड़ा सा ऐसा करना। डायरेक्ट स्पीच कोष्टक में प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। तो हमने परिभाषा देखी डायरेक्ट स्पीच दैट मींस स्पीकर के द्वारा कहे गए कथन को प्रत्यक्ष रूप से या आमने सामने या ज्यों का त्यों, जैसा उसने कहा है वैसा ही प्रस्तुत करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब डायरेक्ट स्पीच जैसे आप अभी देखते हैं, हम एक सेंटेंस है, दे सैड टू अस। they said to us you will go to Jaipur tomorrow। अब ये डायरेक्ट स्पीच का कथन है। हम कहीं भी उस बात को ऐसे कैसे रख देंगे? अब देखिए इसके दो भाग है, टू पार्ट्स कहलाते हैं डायरेक्ट स्पीच में। और वो पहला होता है, वो कहलाता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसको शॉर्टकट में आप बोल सकते हो आरबी। ठीक है, इसको अंग्रेजी के रूप में एक मतलब अंग्रेजी टर्म में इसको कहा जाता है मैन क्लोज। ये अंग्रेजी टर्म भी है मैन क्लोज। मैन क्लोज मतलब होता है मुख्य उपवाक्य। अब एक भाग कहलाया जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, जिसमें तीन भाग होते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसा कि मित्रों आप जानते हो एक क्लोज में सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य है, तब जाके क्लोज बनता है। तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग है। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे आरबी, मैन क्लोज। अब दूसरा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग है, जो रिपोर्टेड है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। यानी ये स्पीकर हुआ, ये लिसनर हुआ,
स्पीकर ने लिसनर से जो कहा है, स्पीकर ने लिसनर से जो कहा है वो ये बात है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है, और आप इसको आर भी बोल सकते हो, सॉरी आर एस बोलेंगे। और एक टर्म और है इसको बोलने की, वो है सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। तो हमने देखा डायरेक्ट स्पीच, यानी स्पीच को क्या बोलते हैं, नरेशन, ठीक है। फिर देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्पीच, स्पीच के दो प्रकार है, पहला है डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन, ये क्या होता है, स्पीकर, स्पीकर को अपन हिंदी में बोल सकते हैं वक्ता, वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों, ये इन्वर्टेड कॉमा देख लो, ज्यों का त्यों मतलब जैसा है वैसा ही, जैसा है वैसा मतलब जैसे स्पीकर ने बोला है। अब आप कहीं भी, अब देखो ये होता है ऐसे, इसको अपन बोलते हैं उद्धरण, जैसे मान लो कोई महान कवि ने कोई कोटेशन कहा, हम उसको ऐसे कैसे बोल देते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा डायरेक्टिव प्रत्यक्ष कथन। अब प्रत्यक्ष कथन का हमने एग्जांपल देखा कि ये प्रत्यक्ष कथन का एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच, ये इसके दो भाग है, पहला भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, जो क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को आप बोलते हैं शॉर्ट में आरवी, इसको बोलते हैं मेन क्लोज, हिंदी में बोलते हैं मुख्य उपवाक्य। अब ये इन्वर्टेड कॉमा जो अंदर भाग है उसे बोलेंगे हम आरएस, यानी सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी आश्रित उपवाक्य, ठीक है। तो ये हमारा पहला हुआ डायरेक्ट स्पीच। अब इसका सेकंड जो होता है प्रकार वो है इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। अब इसमें हमने आमने सामने नहीं कहा है, यानी हम कह सकते हैं कर्ता के स्पीकर के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का हम हिंदी बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। अब ये अप्रत्यक्ष कथन का मतलब होता है जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात है उसे हम जो कहते हो पेश नहीं करके अपने शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी उसे अपने शब्दों में कह रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं, इनडायरेक्टली कह रहे हैं, वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी इसमें हम कहेंगे स्पीकर, आप लोग कॉस्ट्यूम इसे वक्ता बोल सकते हैं, के द्वारा कहे गए कथन को, कहे गए कथन को अपने शब्दों में, अपने शब्दों में या अपने शब्दों में या अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करना, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यह हमारा हुआ इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब उसमें तो स्पीकर के द्वारा कही कथन बिल्कुल सेपरेट हुआ करता था और उसके दो भाग थे, अब इसके एक ही भाग है। अब देखते हैं उसी सेंटेंस को, दे टोल्ड अस that we will go to Jaipur, बिल कब बुढ़ हो जाएगा, we would go to Jaipur the next day। अब देखें इस वाक्य में एक ही भाग होता है, दो भाग नहीं होते, यानी डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में दो भाग होते हैं, आरवी आर एस,
उन दोनों को कंबाइंड मिला करके इनडायरेक्ट बनाया जाता है, अप्रत्यक्ष कथन होता है, जिसमें एक ही भाग होता है, एक ही क्लोज होता है और उसको एक ही सेंटेंस में कनेक्ट करके जोड़ा जाता है। अब देखो इसको दैट से जोड़ करके एक ही वाक्य बना दिया संयुक्त वाक्य के रूप में। तो ये हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के प्रकार हुए। अब हमको करना क्या है भाई, हमको इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंस यानी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना, ये हमारे कोर्स में शामिल है। जैसे आपको पता है ये कक्षा 10 मात्र का ही नहीं है, ये ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ कक्षा 10 में। अब हमारे कोई 4th ग्रेड वाला भैया पढ़ सकता है ना, 3rd ग्रेड वाला पढ़ सकता है। इंग्लिश जहां भी जिस पेपर में आती है वहां पर ये टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण है और वहां पर ये टॉपिक काम आता है। अब देखो इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते कैसे हैं। अब देखो ये कोई सार्वजनिक नियम नहीं है कि भैया 8 नियम होंगे, 5 नियम होंगे। आप अपने हिसाब से नियमों की संख्या बना सकते हैं। अभी हम बना के बताएंगे आपको आपके सामने ही कि कितने नियम अधिकतम हम पढ़ सकते हैं। देखिए हमें नियम कैसे बनाना है। पहले सेंटेंस, ये ऊपर वाला सेंटेंस हमारा डायरेक्ट का होगा जो अभी हमने देखा, दे सेड टू अस, यू दिल गो टू जयपुर। अब देखिए आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है, आराम से वीडियो रोक करके आप अपनी कॉपी में अपने रजिस्टर में इसको फेयर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ना ही है आपको। अब देखिए ये हमारा डायरेक्ट का है, इसमें 2 भाग है, पता चल रहा है ना भाई। और इसमें ये तो हमारा आर बी है और ये हमारा आर ऐसे नहीं हमने तो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, आर बी यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब इसको हमें इनडायरेक्ट में बदल करके देखते हैं। तो दे का दे, सैड को बदला था अभी टोल्ड में, अस का अस, इसको हटा करके किसमें बदला, दैट में। फिर ये यू को बदला बी में, ठीक है। फिर बिल को बदला वुड में, फिर गो का गोई, टू जयपुर का जयपुर, और टुमारो का द नेक्स्ट डे। अब ये हमारा ये डायरेक्ट का सेंटेंस है और ये इनडायरेक्ट का सेंटेंस। अब इनमें जहां जहां अंतर है वही परिवर्तन का नियम बना लेंगे। अब देखते हैं हम, यहां पर सेड टू है, उसका यहां पर टोल्ड है, तो हमारा नियम नंबर 1 हो जाएगा। यहां पर देखो आरबी के कर्ता और कर्म यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, जैसे इसमें और इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा आपको। देखो यहां भी आसे और यहां भी आसे, यहां दे यहां दे, तो पहला परिवर्तन हमारा ये रहा। दूसरा ये परिवर्तन रहा तो इसको नियम नंबर 2 बोल देंगे, बनाएंगे अभी। ये यू का भी हो रहा था, ये नियम नंबर 3, ये बिल का बुड हो रहा था नियम नंबर 4, फिर देखो टुमारो का द नेक्स्ट डे हो रहा था नियम नंबर 5। यानी कि हम कह सकते हैं 5 या 6 नियम अगर हम पढ़ लें तो हम मिनिमम, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा मैं, मिनिमम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। उसमें हमें अधिकतम 5 नियम पढ़ने, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं पहला हमारा नियम। अब आप देखते जाइए और आराम से धैर्य के साथ पढ़ते जाइए। हमारा पहला जो नियम है वो ये रहा, सैड टू को किसमें बदला है, टोल्ड में। किसमें बदला है, वैसे मैं बता दूं ये एक सिंपल सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है, इसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब यहां पर असर्टिव सेंटेंस का ही नियम चल रहा है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव आएंगे, इंट्रोगेटिव में एच वी डब्ल्यू छोड़ वाले आएंगे, उसके बाद में हम इंपेरेटिव देखेंगे और उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी देखेंगे, ये आपके कोर्स में है, ठीक है। तो हम अभी सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ये हमारा कौन सेंटेंस है, सिंपल, को क्या बोलेंगे, असर्टिव। अब असर्टिव जो हमारा सेंटेंस है, असर्टिव में कौन कौन से आते हैं, असर्टिव में आते हैं हमारे, है ना, सिंपल और नेगेटिव दोनों, ठीक है। अब इसको नियम नंबर 1 में हम देखेंगे। पहला नियम क्या है, सैड टू को कहा क्या हो रहा है, टोल्ड, तो इसी को हम लिखेंगे। तो लिखे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय सैड टू को, अब ये डैश लगा के छोड़ दो। अब आपको 3
शब्द लिखने हैं। एक लिखना है सैड टू, एक लिखना है सेज टू, और एक लिखना है से टू। ध्यान रखना जो मैं लिख रहा हूं, यानी कि अगर टू नहीं है तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। सैड टू को बदलेंगे टोल्ड में, है ना भैया। सेज टू को बदलेंगे टेल्स में, और से टू को बदलेंगे टेल में। ये हमारा नियम नंबर 1 है। तो नियम नंबर 1 क्या हुआ? सैड टू को टोल्ड में बदलना है, सेज टू को टेल्स में बदलना है, और से टू को टेल में बदलना है। लेकिन ये होते कहां है? आरबी में। कहां होते हैं? तो हमारा नियम नंबर 1 ये हुआ कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय जो आरबी में सैड टू है उस सैड टू को बदलेंगे टोल्ड में, सेज टू को टेल्स में, और से टू को टेल में बदलते हैं। ये हमारा नियम नंबर 1 है। अब देखते हैं नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 2 की ओर चले हम। चलो मैं मिटा देता हूं, धीरे धीरे पढ़ चले, ऊपर वालों को नहीं मिटाएंगे ताकि पता रहे कि हमने नियम कहां से बनाया, ठीक है। नियम ये सार्वजनिक नहीं है, और ये 2 नंबर का नियम हमको देखना है। ज्यादा बड़ी